अगर आपको पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करनी है तो आपका सिर्फ एक ही अलाइनमेंट है। पार्टियां या सरकारें ये जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा जो आधार है जिसके ऊपर ये सारे गवर्नमेंट्स टिके हुए हैं, सारी व्यवस्था टिकी हुई है, ध्यान रखें कि आपके राइटिंग में पॉलिटिकल अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो। हेलो एस्पायरेंट, आस्क डॉक्टर खान के इस एडिशन में आई एम टेकिंग अप सम फ्रेश क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो आज का है कि एवरी कोचिंग इज गुड एंड एवरी कोचिंग गिव्स यू समथिंग, बट हाउ टू चूज ए बेटर कोचिंग? कैसे एक अच्छे कोचिंग का चयन किया जाए? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, और बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आई ऑल्सो रिप्रेजेंट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो प्लीज टेक मी फ्रॉम दैट perspective. That is honest disclaimer that I wanted to give in the beginning itself. I would like to tell you, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सफलता मिलती है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लोग फेल करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उससे उतने ज़्यादा लोग फेल करते हैं, उतने ज़्यादा लोग पास भी करते हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोचिंग किसी व्यक्ति के पास और फेलियर की जिम्मेवारी नहीं लेता है। अगर वो क्लेम भी करते हैं कि हमारे यहाँ से ये स्टूडेंट पास किया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उस इंस्टीट्यूट ने अपने ऊपर इतना अच्छा काम कर रखा था कि अच्छे स्टूडेंट उसके पास आ गए। और केएसजी इसका एक उदाहरण है। हमने खुद अपने ऊपर काफ़ी काम किया है ताकि वी आर एबल टू अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स एंड देन वी आर एबल टू हैव सम गुड रिजल्ट्स विच डेफिनेटली बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने केएसजी ज्वाइन किया था। ये उनका अपना निजी सक्सेस है। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चयन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको डिसाइड करने के पहले ये सोचना होगा कि मुझे क्या ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यू शुड डिसाइड अबाउट द कोचिंग। मोटे तौर पर देखें, मुझे ऑप्शनल चाहिए तो अच्छे ऑप्शनल के लिए चले जाएं, और अगर जीएस चाहिए तो अच्छे जीएस के लिए चले जाएं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगभग जानकारी एक जैसी मिलती है आपको, तो जानकारी का स्तर मेरे ख्याल में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है, क्योंकि सबके पास लगभग सेम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी मेथड में, क्या वो मेरे ऊपर इंडिविजुअली फोकस कर पाएंगे? और अगर मुझे इंडिविजुअली फोकस कर पाएंगे तभी मेरी कमियाँ पता लग पाएंगी मुझे समय रहते हुए, और मेरी स्किलिंग हो पाएगी। केजी में खास करके जो हम कोशिश करते हैं कि आपके इंडिविजुअल फोकस के साथ आपकी स्किलिंग को बेटर किया जाए। तो अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को डिसाइड कर रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पर कितने टेस्ट्स होते हैं, क्योंकि जानकारी सब दे सकते हैं। जानकारी कितनी मिली उसका आकलन और कैसा आपका स्किल ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अगर आप कहीं मिलता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर योर coaching institute. Do not get too much carried by the number of people getting selected from institute, or some star teachers or not star teachers, because coaching as an institution, I would say कि उसमें एक टीम वर्क होता है। कुछ अच्छे टीचर्स हों और टीम वर्क नहीं हो, पीछे नहीं हो, उनका बैकअप नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। तो अगर बहुत बड़ा एक बैकअप है उनके पास, उनकी टीम है जो आपके ऊपर मॉनिटर कर सकती है, आपके क्वेश्चंस को देख सकती है, आपके इश्यूज़ को देख सकती है, आपके आंसर्स को इवेलुएट करके कमेंट कर सकती है, आपको मेंटरशिप का सपोर्ट मिलता है। दीज आर द फैक्टर्स विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग अबाउट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, अगर फिजिकल डिसाइड नहीं करना है, आपको ऑनलाइन करना है, डेफिनेटली यू कैन रीड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बट बहुत ज़्यादा उसके बेसिस पर अपने आप को डिसाइड मत करना, बिकॉज दे कैन बी सम बायस्ड ओपिनियन गिवन फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप खुद से पता लगाएं, कुछ लोगों ने जो वहाँ पढ़ाई की है उनसे पता लगाएं, और उसके बाद अपना निर्णय लें, एंड लगाम अपने हाथ में रखें, और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। माई बेस्ट विशेस। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन मुझे मिलता है वो है, हाउ टू चूज द बेस्ट टेस्ट सीरीज, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट? टेस्ट सीरीज को अगर आप चुनते हैं या देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के अंदर मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि एक तो क्वांटिटी कितने टेस्ट सीरीज की मिलती है, दूसरा उसमें रेगुलरिटी कितनी है, कि वो आपको जो आपने टेस्ट दिया उसका कितनी जल्दी वो रिजल्ट दे देते हैं आपको। तीसरी चीज़ जो मैं चाहूँगा वहाँ पर आप ये देखें कि क्या वो एक बहुत बड़ा नाम तो नहीं है टेस्ट सीरीज़ में। अगर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े संख्या में बच्चों
का वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, तो संभवतः आपके ऊपर जो फोकस होगा वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो ये शायद पीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज़ को चूज़ कर रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि आप किस समय कौन-सा टेस्ट सीरीज़ चूज़ कर रहे हैं। जैसे पीटी के टाइम में मेंस तो नहीं कर रहे हैं, मेंस के टाइम में पीटी तो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा रहे हैं, उनका अपना अनुभव कितना है, क्योंकि इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है, और केजी में हम विशेष रूप से इस पर ध्यान देते हैं। वो ये कि जो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा जो इवैल्यूएटर्स हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी में उस स्तर के लोग आपके आंसर का इवैल्यूएट करते हैं। अगर जो इवैल्यूएटर है उनके ऊपर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो इसको देख रहा है, आई थिंक देन यू शुड थिंक ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। केसी में हम इस पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इसके अलावा क्या इवैल्यूएटर इवैल्यूएट हो रहा है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर देखें कि आपके आंसर स्क्रिप्ट पे एक से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर है, एक से ज़्यादा लोगों का वेटेड आंसर है, आई सपोज यू विल गेट डबल इवैल्यूएशन ऑफ द सेम थिंग। एंड जाहिर सी बात है, इवैल्यूएशन में बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। अगर दो लोगों की टिप्पणी आ गई, दो लोगों के ऑब्जर्वेशन आ गए, डेफिनेटली यू आर मच रिचर by their comments than otherwise you would have been by one single person who was probably not as experienced as somebody more experienced who is doing it for you. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान रखिए और अच्छा एक टेस्ट सीरीज का चयन करके, हाँ लेकिन टेस्ट ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ कि पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट्स, इस पर एक एस्पायरेंट को कितना ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर आपको पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करनी है तो आपका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाइनमेंट है, वो है अलाइनमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित हैं, पार्टियां या सरकारें ये आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा जो आधार है जिसके ऊपर ये सारे गवर्नमेंट्स टिके हुए हैं, सारी व्यवस्था टिकी हुई है, वो हमारा संविधान। आपका समर्पण, आपका अलाइनमेंट, आपका ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से होना चाहिए। और डेफिनेटली ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो समय समय पर अपनी अपनी सरकारें बनाती हैं, ये भी अपनी सारी शक्तियों को कॉन्स्टिट्यूशन से ही सोर्स करती हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, अपनी प्रियम्बल, इसके अनुच्छेद, इसके आर्टिकल्स कह लें या फिर क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, इनके ऊपर आपका समर्पण होना चाहिए। और ध्यान रखें कि आपके राइटिंग में पॉलिटिकल अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो। आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो। वहाँ पर एक ऐसे देश के भविष्य ब्यूरोक्रेट के रूप में आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, जिसका कमिटमेंट इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट इज अलाइनमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि इफ आई वांट टू चेंज ऑप्शनल एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट टू चूज, इसमें ऑप्शनल बदलना हो तो कैसे चूज करें ऑप्शनल को। ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, कई बार आ चुका है मेरे पास। इसको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऑप्शनल किसी और के एडवाइस के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर खुद ही देख लेते हैं कि इस ऑप्शनल से बहुत सिलेक्शन होता है, मैं भी ले लूँ, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो ऐसी अवस्था में, जैसे अगर किसी ने ऑप्शनल ले रखा है और एक दो अटेम्प्ट लेने के बाद भी उन्हें नंबर नहीं मिल रहे हैं, उनको ऐसा एहसास हो गया है कि ये तो गलती हो गई हमारे से। तो there should not be any doubt in me to advise you to change the optional in such conditions, because वो वहाँ से कुछ बात निकल कर सामने आ नहीं रही है आपके लिए। तो you can think of changing your optional, और जब optional change करें तो मैं चाहूँगा कि you should be guiding it or you should be guided by the liking of that optional। अगर वो optional आपको पसंद है तो आप ज़रूर लीजिए, और कोशिश ये रहे कि आपने एक बार बदला है और बदलने का मौका नहीं है। जब आपको डिसीजन कर रहे हो तो थोड़ा समय ज़्यादा ले लीजिए। चाहे पहली बार आप डिसाइड कर रहे हैं तब भी आप थोड़ा समय ज़्यादा ले लें। स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद दैट ऑप्शनल एंड सी दैट यू एक्चुअली आर एक्साइटेड टू रीड मोर ऑन दैट। अगर आप एक्साइटेड टू रीड मोर ऑन दैट हैं, मेरे ख्याल में आपको हमेशा आप पाएंगे कि उसमें आप अच्छा करेंगे, ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। एक क्वेश्चन मेरे पास और आ रहा है अभी कि फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है और इस पर कितना ध्यान देना चाहिए। आपको जानते हैं, पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप माइंड से एग्जाम दे रहे हैं
तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना होगा। हाँ, स्वस्थ रखने के कई स्टेजेस हो सकते हैं। एक आप फिटनेस की बात कर रहे हैं और एक आप बॉडी बिल्डिंग की बात करें, अपने डोले-शोले बना रहे हैं, आप उनकी बात करें। मेरे ख़्याल में आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस है कि जो लोग फिज़िकली फ़िट होते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, समय उनका कम जाता है उसमें। जो लोग फिज़िकली फ़िट होते हैं, उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा रहती है। तो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी बहुत आप अपने आप को एक्टिव रखें, थोड़ा कार्डियो कर लें, दिन में 1-2 बार आपके फिज़िकल एक्टिविटी से पसीना आ जाए और हो सके तो अपने पढ़ाई के बीच में थोड़ा गैप ले करके आप थोड़ी-सी स्किपिंग कर लें या फिर दौड़ लें या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज कर लें जिसको आपको थोड़ा पसीना आ जाए एंड डेफिनेटली दैट विल कीप यू फिट, एजाइल एंड मोर कंसंट्रेटेड एंड फोकस्ड। और इस फिजिकल फिटनेस में मेरे ख्याल में आपकी डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो डाइट पे भी थोड़ा कंट्रोल रखें। हाँ, यह अलग बात है कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, उनको कई बार लोग मेंस बेली कहते हैं कि मेंस देने के टाइम में आपकी पतलून थोड़ी टाइट हो जाती है, हो जाने दें, वहाँ चलता है। मेरे ख्याल में उसके बाद इंटरव्यू के टाइम तक बहुत गैप मिलता है, उसमें आप ठीक कर लेंगे। तो डेफिनेटली इफ़ यू हैव बीन फिजिकली एक्टिव, यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू वर्क मोर विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन। और इसमें ये ज़रूरी है, लेकिन यही आपका सेंटर फोकस नहीं होना चाहिए। सेंटर फोकस आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये भी आ सकता है। एक प्रश्न और लेना चाहूँगा कि इसमें कि ये आइडियल स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ होती है क्या? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही पैन अप क्वेश्चन है, बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन है कि आइडियल स्ट्रेटजी के नाम की कोई चीज़ होती है क्या? आप ये देखो ना, आप कहीं चले जाओ, किसी वेबसाइट पे चले जाओ या जोश टॉक पे देखो, कितने सारे टॉपर्स आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये आइडियल स्ट्रेटजी है, ये आइडियल स्ट्रेटजी है, ये आइडियल स्ट्रेटजी है, ये आइडियल स्ट्रेटजी है। और सबको इकट्ठा करके आप देखो तो आपको एक 360 डिग्री वाले चक्कर मिल जाएगी आपको कि अरे ये भी आइडियल था, ये भी आइडियल था, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है, ये भी आइडियल है। तो ऐसे कितने आइडियल होते हैं? मेरे ख्याल में आपको आपका जवाब मिल गया। बहुत सारे आइडियल होते हैं, लेकिन जो आइडियल किसी एक व्यक्ति के लिए लागू होता है, ज़रूरी नहीं है कि वही आइडियल आपके लिए लागू हो। आपका अपना निजी आइडियल होगा, और उस आइडियल के सहारे जब आप टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, तो आप भी जोश टॉक पे आकर के आप भी बोल सकते हैं कि मेरा आइडियल तो ये है। ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, और उनमें से जो लोग अपना निजी आइडियल जो अपना बना लेंगे, वो पहुंच जाएंगे, और कुछ लोग सिर्फ फॉलो करते रह जाएंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रियलाइज देयर इज नो सिंगल आइडियल strategy. There are many ideal strategies and all individually are correct. तो कोई भी अपना एक इंडिविजुअल आप आइडियल स्ट्रेटजी बना लें, उसको फॉलो करें, और मेरे विचार से आपको सफलता मिलेगी। एंड माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू।